दूसरा केस मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट किसी आंदोलन को सप्रेस करती है उसमें ह्यूमन राइट्स किस प्रकार वायलेशन होता है। आपने देखा होगा कि जो CANRC का जो मुद्दा हुआ था उसमें यूपी गवर्नमेंट ने दूसरा मुद्दा जो हुआ था, जो गवर्नमेंट द्वारा किसी आंदोलन को सप्रेस किया जाता है, तो उस केस में आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जो CANRC का जो मुद्दा उछला था, जो कानून आया था, उसमें क्या करा था, यूपी गवर्नमेंट ने जो आंदोलनकारी थे उनको चिन्हित करा और सीधा घर से उठाया और सीधा उनको मौत के घाट उतार दिया। क्या ये जस्टिफाइड है कि आप किसी के भी ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर जाओ और वो कन्विक्शन में आए ही ना? क्या ये है? और लॉयर्स के बारे में हम देख रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2011 से सन 2013 तक के जो वो थे, तो तकरीबन 12 लाख वकील रजिस्टर्ड हुए। कितने? 12 लाख वकील यानी एडवोकेट पैदा हुए। और एवरेज आप मान सकते हो एक रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 4.5 लाख लॉयर यानी जो बैचलर्स हैं, लॉ के जो बैचलर्स हैं, वो हर साल निकलते हैं। और कम से कम 60 से 70 हज़ार जो लॉ स्टूडेंट है प्रत्येक वर्ष इसकी पढ़ाई करते हैं लॉ की। और ये जिम्मेदारी आप कह रहे हो कि केवल सिर्फ लॉयर्स की जिम्मेदारी है और ह्यूमन राइट्स बचाने के लिए। दूसरा केस मैं आपकी तरफ आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि जो कस्टोडियल डेथ है, इसमें भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से होता है। जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जिसे भारत सरकार चलाती है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक सन 2001 से लेकर के सन 2020 तक अप्रॉक्सीमेट 1888 डेथ रजिस्टर्ड की गई, जो कि कस्टोडियल डेथ में हुई थी। ठीक है, अब मैं बता देना चाहता हूं आपको कि जो 1888 लोग कस्टोडियल डेथ में मारे गए, तो उनके लिए केवल 893 केस रजिस्टर्ड करे गए। कितने? 893 केस रजिस्टर्ड करे गए। तो मैं ये जानना चाहता हूं, कम से कम जितने लोग मारे गए हैं, कम से कम उनके जो जिम्मेदार व्यक्ति थे जिनकी वजह से वो अपना जीवन खोया है, कम से कम उनके लिए एक केस रजिस्टर्ड तो होना चाहिए था। तो उस समय पर ये लॉयर्स की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी जी, तो वो कहाँ पर चली गई? मेरा मानना है लॉयर्स की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आगे हम देखते हैं कि 1893 लोगों में से कितने? 1893 पुलिसमैन जो थे, जो उस चीज़ के लिए केस रजिस्टर्ड उसका हुआ था, 1893 में से केवल और केवल 358 पर ही चार्जशीट दाखिल की गई। एक बार दोबारा सुनो, कितने केस थे? 1888 थे और 893 में से केवल 358 लोगों के खिलाफ ही चार्जशीट दायर की गई। कितने? 358। और मैं आपको आगे बता देना चाहता हूं कि केवल और केवल 26 पुलिसमैन को ही कन्विक्टेड करार किया गया। मतलब कि केवल और केवल 26 लोगों को ही दोषी सिद्ध पाया गया। तो आप देख सकते हो 1888 जो व्यक्ति मारे गए थे, उनमें से केवल और केवल 26 लोगों को ही न्याय मिल पाया। क्या आप मुझे बता दोगे कि जो बचे हुए 1862 लोग हैं,
क्या आप मुझे बताओगे कि 1862 जो बचे हुए लोग हैं उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? अगर ये जिम्मेदारी केवल वकीलों की होती तो क्या ये मुमकिन नहीं था कि हर साल जो कम से कम 4 से 5 लाख वकील पैदा होते हैं, रजिस्टर्ड कराते हैं, अलॉटमेंट कराते हैं, और हर साल 60 से 70 हजार लॉ स्टूडेंट पास होकर जाते हैं? क्या ये मुमकिन नहीं था कि इन जो 1862 लोग जो रजिस्टर्ड हैं उनको कम से कम न्याय मिल पाता? तो कैसे कह सकते हो कि आप ये जिम्मेदारी लॉयर्स की है? केवल मेरा मानना है कि लॉयर्स की इसमें कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लॉयर्स केवल वहाँ चलता है जहाँ उसकी रोजी रोटी चलती है। केस केवल वही पकड़ता है जिसमें उसका कोई निजी इंटरेस्ट हो या उससे कोई पैसे कमा सके। स्पीकर मैडम, अध्यक्ष महोदय, आगे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जो लोग दंगे में मारे जाते हैं या जातीय हिंसा में मारे जाते हैं, जैसे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि 84 में सिख विरोधी दंगे हुए, ठीक है, 2002 में गुजरात में दंगे हुए, बिहार के भागलपुर में दंगे हुए, जातीय दंगे हुए। उन केसों में हम देखें तो हजारों लोग मारे जाते हैं केवल और केवल उसकी जाति और धर्म के बिहाफ पर। ऐसे लोगों को भी न्याय नहीं मिल पाता है, तो ऐसे लोगों को भी ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता है। तो ये कहना जल्दीबाजी होगी और अतिशयोक्ति होगी कहना कि वकील ही बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार व्यक्ति है कि ह्यूमन राइट्स की परवाह करता है। और एक बड़ा केस मैं आपकी तरफ ध्यान में नोटिस लाना चाहूँगा कि ह्यूमन राइट्स का जो हनन होता है उसमें वकील का किस प्रकार से रोल रहता है कि वकील भी बायस्ड होता है। वकील न्यूट्रल नहीं होता, वो बायस्ड होता है। इसका केस हमने अजमल आमिर असाब का केस लिया, ठीक है। दूसरा केस मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं महोदय कि जो निर्भया केस 2012 में जो हुआ था, उसके साथ जो ज्यादती हुई थी, उस केस में जो एक जो अभियुक्त था उसने अपने जो सेल है, उसका जो जेल है, उसमें ही फांसी लगा के मर गया था वो। तो अब ये जांच का विषय है कि उस व्यक्ति ने फांसी क्यों लगाई, उसको क्या डर था या उसको क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि उसने फैसला करा कि बस मैं अपनी जान खत्म कर देना चाहता हूँ। अंत में मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर आपका किसी का कोई सवाल हो या आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मेरी बातों को इतने प्रेम पूर्वक सुना, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद।